पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट? जरा ध्यान से देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा है पीरियड। पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम ड्यूरेशन होता है। तो देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आपको हर साल एवरी ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, बस। ठीक है, ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह लीजिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह लीजिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। ओके, मोटा मोटी यही कॉन्सेप्ट है। अब क्या कहेंगे कि एवरी ईयर में समझता हूं, मैं एग्री करता हूं, एवरी ईयर करूंगा, लेकिन कोई कह रहा है कि मैं इस बार जो है अगस्त में कर लूंगा, अगली बार सितंबर में कर लूंगा, उसके बाद मैं जून में कर लूंगा, कैसे भी कर लूंगा, ये चलेगा क्या? नहीं। हर कंट्री में डिसाइडेड है कि वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो कब से किस डेट तक तो होगा। तो इंडिया के हिसाब से अगर इंडिया में देखें तो फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल कैलेंडर जो होता है, वो 1 अप्रैल, जो अप्रैल फूल डे जो कहते हैं ना, वहां से शुरू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक जाता है। फाइन, ओके। तो अगर हम पुराने साल की बात करें, कुछ और पुराने कुछ भी हैं, तो आप कैसे लिखोगे? अगर फाइनेंशियल ईयर लिखना है इंडिया में तो आप लिखते 2011-12। क्यों लिखते 2011-12? इसका मतलब क्या होता? मतलब कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2012, इसलिए 2011-12 लिखते हैं। आप लिख सकते हो 15-16, आप लिख सकते हो 18-19, आप आगे जाकर के लिख सकते हो 22-23। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि 1 अप्रैल पहले वाले साल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर वाले साल की मैं बात कर रहा हूं। ये है इंडिया का फाइनेंशियल ईयर। क्या हर जगह यही होता है? यही फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर यूज करते हैं? नहीं, बहुत सारे कंट्रीज में सिंपल है। वहां पे अगर बात करेंगे, वो कहेगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर भाई? तो 2011। कौन सा? 2015, 2018, 2022। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक ही जाता है सेम ईयर में, इसलिए आप ऐसा लिख सकते हो। तो ये तो ज्यादा सिंपल हो गया ना। और बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा ही फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है, 1 जनवरी 31 दिसंबर, सिंपल। ओके। और इंडिया में, बाय द वे, इंडिया में भी अब बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि भाई यहां भी जो है अब वापस जो है मूव करते हैं और चुपचाप 1 जनवरी से 31 दिसंबर को फाइनेंशियल कैलेंडर बनाते हैं। तो ये हो गया पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अगर समझना है तो वही कि हर साल में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करने हैं, और इंडिया में जो है फाइनेंशियल ईयर का डेट दिया हुआ है। तो ये सिंपल है। इसमें क्या है? ये सिंपल लगता है क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया गया है। अब देखिए इसे कितना काम आसान होता है, आप ये समझिए। जब मैंने अकाउंटिंग के बारे में आपको, डेफिनेशन के बारे में बताया था, तो मैंने ये कहा था कि अकाउंटिंग क्या है? आपके बिजनेस में, किसी बिजनेस में आएगा, उसका फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा है, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, वो बता देगा, और किसी भी ड्यूरेशन का बता सकता है। अब आप प्रैक्टिकली समझिए कि एक बिजनेस शुरू हुआ है, वो बिजनेस लेटेस्ट से कि 31 मार्च को ही शुरू किया है उस आदमी ने। ओके। अब 31 मार्च को बिजनेस शुरू ही हुआ है, अभी तो मतलब मेरा बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, ऐसी वाली बात हो गई। अब उसका फाइनेंशियल रिजल्ट और उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि हुआ ही नहीं है, उसके बाद आप जो है उसका शादी की तैयारी कर रहे हो, इस तरीके की बात हो गई। कुछ तो काम हुआ ही नहीं है भाई, अब तो शुरू ही हुआ है। करेक्ट। और दूसरी बात कि भाई अकाउंटिंग जो है किसको चाहिए? उस डेटा, रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मोस्टली ओनर को चाहिए। अभी ओनर कह रहा है कि अभी मुझे नहीं चाहिए भाई, अभी मैं एक ऐसा करता हूं कि जब मुझे चाहिए होगा तब मैं बना लूंगा। तो जब मेरा सिचुएशन ठीक चल रहा होगा 2 साल के बाद, तो मैं 2 साल के बाद बनाऊंगा। फिर सिचुएशन एक दूसरा है आधे 6 मंथ्स के बाद, तो 6 मंथ्स के बाद जो है मैं फाइनेंशियल पोजीशन बना लेता हूं। अब अगर ओनर डिसाइड करना शुरू कर दिया, सारे के सारे बिजनेस के ओनर्स ने डिसाइड करना शुरू कर दिया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जब चाहेंगे तब बनाएंगे,
तो उसमें होगा क्या मालूम है, सबसे मेन चीज ये होगा कि बहुत सारे लोग तो बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो है इनकन्वीनियंस है, इतना ट्रांजैक्शन, इतना डेटा, इतना इवेंट को डालना, इतना पढ़ना, इतना समझदार बनकर के उस चीज को पूरा का पूरा डालना, फिर तो बहुत सारे लोग जो है बोलेंगे इतना इनकन्वीनियंस छोड़ो यार, ऐसा हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंफ्यूजन, सोसाइटी में कंफ्यूजन, इकोनॉमी में कंफ्यूजन, कंट्री में कंफ्यूजन, कौन कितना टैक्स देगा नहीं देगा ये पता नहीं है, किसको लैंड कर सकते नहीं कर सकते ये पता नहीं है, दो लोगों को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे। इतने सारे कंफ्यूजन को कंप्लीटली सिंपल कर देता है क्या, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। आई डोंट केयर कि आपने 31 मार्च में शुरू किया है, आई डोंट केयर कि आपका बिजनेस होता है नहीं होता है, आई डो नॉट केयर कि आपका बिजनेस में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वी डू नॉट केयर। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि हर साल आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके यहां सबमिट करने हैं, जिसको देना है दीजिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी बाहर जाएगा तो वो एक उसी पीरियड का जाएगा और सब लोग वही करेंगे। और इसके कारण से कितना आसान हो गया, गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल गया, बैंक को आपको लेना है लोन नहीं लेना है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, बैंक को मालूम है कि भाई ये तो ठीक है यार 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर का है, अच्छा लास्ट 2-3 साल का दे दीजिए और मुझे दिखा दीजिए, आपका लिया, दूसरे के लिया, तीसरे के लिया, सबका उसी पीरियड का आया, तो कितना आसान हो गया कंपेयर करना, आपको खुद एज अ बिजनेस आसान हो गया, बिकॉज लास्ट ईयर से इस ईयर में प्रॉफिट हुआ, बढ़ा बिजनेस, नीचे गया, सब कुछ आसान हो गया। क्यों? क्योंकि पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है, अकाउंटिंग बॉडी ने माना है कि हम पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट को अग्री करेंगे एज अ कन्वेंशन। अब ये अलग बात है कि कुछ देश जो है वो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर करते हैं, और कुछ देश जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर करते हैं। अच्छा तो ये होता है कि सब लोग डिसाइड कर लेते कि भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानो, एंड एवरी कंट्री विल फॉलो द सेम थिंग, वो ज्यादा अच्छा होता है, शायद उस तरफ जो है दुनिया बढ़ रही है। बट तब तक हमारे पास 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हैं, इसका मतलब है कि जिस कंट्री में बात चल रही है, जहां पे बिजनेस है, वहां का फाइनेंशियल ईयर क्या है आपको समझना पड़ेगा, और उसके हिसाब से जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वहां के कंपनी का बनता है। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब हर साल आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। ओके, तो ये था पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं हम इस चीज को, और इसके आधार पर कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमने पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट समझ लिया तो बाकी जो कॉन्सेप्ट है, सच एज एक्रूअल कॉन्सेप्ट, सच एज मैचिंग कॉन्सेप्ट, समझना आसान हो जाएगा। ओके